हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 11। इसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के रचयिता का नाम आपको ध्यान रखना है, प्रदीप तिवारी। ये इसके राइटर का नाम है। अब इसमें देखिए कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ है कि हमारे भारत में जब फिल्मों में आवाज़ हमें सुनाई देने लगी। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो फिल्में बनती थी मूक फिल्म बनती थी। मूक का मतलब होता है गूंगी फिल्में, सरल भाषा में। ठीक है, तो फिल्म तो हम देख तो सकते थे फिल्म को, परंतु आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती थी। तो हमारे भारत में जब सिनेमा की शुरुआत होती है तो उस समय मूक फिल्में बनाई जाती थी और फिर बाद में बोलती फिल्में बनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो फिर इसी को नाम दिया गया था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो हम आपको इस पाठ का थोड़ा सा सार बताते हैं। तो सार क्या है कि भारतीय सिनेमा जगत में 14 मार्च 1931 को एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो ये परिवर्तन क्या था। तो इस 14 मार्च 1931 को हमारे भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन किया गया था। और यह तारीख मतलब 14 मार्च 1931 यह हमारे भारतीय सिनेमा के लिए क्रांतिकारी दिन था। आ रहा समझ में, एक ऐतिहासिक दिन था। और इसी समय से फिर हमारे भारत में सिनेमा जगत में बहुत परिवर्तन होना शुरू हो गए और बहुत सारे सुधार भी हुए जो अभी तक वर्तमान में जारी है। ठीक है, और इसी पाठ में इसी परिवर्तन और जो सुधार हुए हैं इन्हीं का एक रोचक वर्णन किया गया है। तो अब देखिए इसमें हमारे भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक दिन। ठीक है, अब देखिए इसमें भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक दिन। तो देश की पहली सवाक फिल्म। अब यहाँ पर सवाक का अर्थ क्या हुआ है। तो सवाक का मतलब होता है बोलती या बोलना। ठीक है, तो भारत में देश की पहली फिल्म जो बोलती फिल्म थी उसका नाम है आलम आरा। आ रहा समझ में। तो ये हमारे भारत की पहली बोलती फिल्म है। बोलती फिल्म का मतलब है जिसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है। और इससे पहले जो फिल्म बनती थी वे फिल्में मूक फिल्म होती थी, उसमें आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे। तो आलम आरा के पोस्टरों में बेहद आकर्षक विज्ञान छपा था और वे सभी सजीव हैं। ठीक है, तो उस समय जब हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब ये आलम आरा फिल्म रिलीज होती है तो उसके पोस्टर जगह जगह हमारे भारत में लगाए जाते हैं और जो बहुत ही आकर्षक थे। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर ऐसा लगता था मानो कि जो कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, वो हमारे सामने ही खड़ा है, ऐसा लगता था देखने में। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर तो देखने में ऐसे लगते थे जैसे सजीव हैं, फिर सांस ले रहे हैं और 100% बोल रहे हैं। जब हम इन पोस्टर को देखते थे तो ऐसा लगता था कि बोलने वाला है या बोलेगा। आ रहा समझ में। और ऐसा लगेगा जैसे साक्षात हमारे समक्ष खड़ा हुआ है, सजीव लगते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। आ रहा समझ में। 78 मुर्दा इंसान मतलब कि जब हम उन फोटो को देखते हैं तो देखने से ऐसा लगता है कि हमारे समक्ष ये जिंदे खड़े हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे 78 मुर्दा जिंदा हो गए और उनको बोलते बातें करते देखो। तो उनको देखने में ऐसा लगता है कि ये अब हमारे सामने कुछ न कुछ बोलेंगे। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। और सचमुच 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा में बदलाव का युग लेकर आया था। तो ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मार्च 1931 की। क्यों? क्योंकि इस तारीख को, इस दिन हमारे भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था या आलम आरा फिल्म को रिलीज किया गया था। तो ये हमारे भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे भारत में एक नई शुरुआत हुई भारतीय सिनेमा की। ठीक है, इसके बाद फिर इस दिन भारतीय सिनेमा जगत में सवाक फिल्म का पहला प्रदर्शन हुआ था। इस समय मूक फिल्मों की सफलता का दौर अपने चरम पर था। मतलब 14 मार्च 1931 से पहले हमारे भारत में मूक फिल्में बनती थी। ठीक है, मूक फिल्मों का मतलब होता है कि इसमें आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती थी। और जब से बोलती फिल्म बनना शुरू हो जाती है, सवाक फिल्म बनना शुरू हो जाती है, तो हमारे भारत में एक नई शुरुआत होती है सिनेमा के क्षेत्र में। और फिर जो मूक फिल्में थी ये अपने चरम पर थी। तो चरम का मतलब होता है अत्यधिक ऊंचा स्थान या
सर्वश्रेष्ठ, या अपन उसको ये कह सकते हैं कि जब कोई भी वस्तु ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचती है, या कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी इंसान हुआ, जब अधिक ऊंचाई पर पहुंचती है तो ऊंचाई के बाद में तो नीचे आना ही पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो जब ज़्यादा ऊंचाई पर होता है तो उसे कहते हैं चरम, और वो कोई भी वस्तु, व्यक्ति जो भी है, चरम पर जाने के बाद में उसे नीचे आना ही है। तो ठीक ऐसे ही जो मूक फिल्में थी वो चरम पर थी, और फिर उसके बाद में जब इन बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो धीरे धीरे मूक फिल्मों का दौर खत्म हो गया। और आज हम देखते हैं 2021 में क्या कोई भी मूक फिल्म बनती है क्या? तो अब मूक फिल्में नहीं बनती हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए कि सवाक फिल्म के प्रदर्शन के साल भी अनेक मूक फिल्में बनी, पर सवाक फिल्मों का दौर आरंभ हो चुका था। आ रहा समझ में? मतलब जब हमारे भारत में बोलती फिल्मों की शुरुआत हो चुकी थी तो ऐसा नहीं था कि मूक फिल्में बनाना फिर बंद ही कर दिया था। जब ये आलम आरा फिल्म रिलीज हुई थी तो उसके बाद भी कुछ समय तक मूक फिल्में बनाई गई थी, परंतु ज़्यादा किस फिल्म को देखना पसंद किया लोगों ने? तो ज़्यादा जो आलम आरा फिल्म थी या जो सवाक फिल्म थी, बोलती फिल्म थी, इनको लोगों ने देखना अधिक पसंद किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, सवाक फिल्म निर्माण की प्रेरणा। तो सवाक का मतलब होता है बोलती फिल्म, याद रखना। ठीक है, सवाक का मतलब क्या होता है? वैसे बोलना या बोलती। तो ऐसी बोलती फिल्म निर्माण की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो देखिए इसमें तो पहली सवाक फिल्म के निर्माता अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की सवाक फिल्म शो बोट देखी थी। आ रहा समझ में? तो जो सवाक फिल्म है इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है अर्देशीर एम ईरानी। तो इनको कहाँ से यह प्रेरणा मिलती है? तो इन्होंने एक फिल्म देखी थी, हॉलीवुड फिल्म, जिसका नाम था शो बोट। तो उसमें आवाज़ सुनाई देती थी, तो इन्होंने देखा कि जब यार इनकी फिल्म में आवाज़ हमें सुनाई दे रही है तो क्यों ना हम भी बोलती फिल्मों का निर्माण करें। आ रहा समझ में? हम भी क्यों ना बोलती हुई फिल्म बनाएं। तो फिर उनके मन में सवाक फिल्म निर्माण की इच्छा जाग उठी थी। किसके हृदय में या किसके मन में यह प्रेरणा उठ चुकी थी? तो अर्देशीर एम ईरानी के मन में भी सवाक फिल्म के निर्माण की प्रेरणा जाग उठी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर फिल्म की पटकथा बनाई और कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में रख लिए थे। फिर इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने भी सोचा कि अब हम भी बोलती फिल्मों का निर्माण करेंगे, हम भी सवाक फिल्मों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा? एक पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक, उसको आधार बनाया और उसी के आधार पर पटकथा इन्होंने बनाई। और जो पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक हुआ था तो उसी को क्या करा? फिर उन्होंने उसमें से गाने ज्यों के त्यों और उसकी जो गाने की धुन थी उसको भी उसी में शामिल कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में फिल्म के संगीत में मात्र 3 वाद्य यंत्र होते थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। ये 3 वाद्य यंत्र होते थे। तो उस समय में जब ये फिल्में बनती थी तो हमारे भारत में 3 वाद्य यंत्र थे, एक तो तबला होता था, हारमोनियम और इसके बाद वायलिन। इन वाद्य यंत्रों का ही गानों में, फिल्मों में उपयोग किया जाता था। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि बहुत सारे वाद्य यंत्र आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए कि फिल्म के पहले पार्श्व गायक W.M. खान थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि फिल्म के पहले पार्श्व गायक का मतलब क्या होता है? कि जो पर्दे के पीछे से गाता है उसे पार्श्व गायक कहते हैं, क्योंकि पार्श्व का मतलब होता है पीछे और गायक मतलब गाने वाला। तो पर्दे के पीछे से जो गीत गाता है उसे कहा जाता है पार्श्व गायक। ऐसा पहला पार्श्व गायक का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है W.M. खान। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिल्म का पहला गाना था, ठीक है, तो फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे अगर देने की ताकत है तो। ये फिल्म का पहला गाना है। आ रहा समझ में? तो आपको याद रखना है कि फिल्म का पहला गाना कौन सा था? तो दे दे खुदा के नाम प्यारे अगर देने की ताकत है तो। ये गाना है पहला गाना, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, तो आगे देखिए इसमें तो मूक फिल्म की अधिकतर शूटिंग
रात में ही करनी पड़ती थी। अब जब हमारे भारत में बोलती फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ तो उससे पहले मूक फिल्में बनाई जाती थी, और जब मूक फिल्में थी तो इन्हें कब बनाना पड़ता था, तो इनको रात में ही बनाया जाता था ज़्यादा। फिर इसके बाद में इसके लिए रात में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित, आ रहा समझ में, और प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा प्राप्त। तो यहाँ पर जो प्रकाश होता था यह कृत्रिम प्रकाश होता था। इस कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करते थे, तब मूक फिल्मों की शूटिंग करते थे। इसके बाद फिर यही प्रकाश प्रणाली आगे जाकर फिल्म निर्माण का आवश्यक हिस्सा बन जाती है। तो फिल्में बनाने के लिए जो रात में कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किया जाता था, मनुष्य के द्वारा निर्मित प्रकाश का उपयोग किया जाता था, यही प्रकाश प्रणाली आगे चलकर फिल्म के निर्माण में एक आवश्यक हिस्सा बन जाती है। फिर इसके बाद में आलम आरा फिल्म ने भविष्य में अनेक स्टार और तकनीशियन भी दिए हैं। ठीक है, तो ये जो फिल्म बनी थी आलम आरा, इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया और यही सी फिल्म ने बहुत सारे स्टार दिए। मतलब जब ये फिल्म हमारे भारत में रिलीज होती है तो इसके जितने भी कलाकार थे, गायक कलाकार हो या फिर जो अभिनेता हो, ये सब धीरे धीरे हमारे भारत में प्रसिद्ध होने लगे। फिर इसके बाद में बहुत सारे हमारे भारत में संगीतकार आने लगे, फिर इसके बाद में कुछ कलाकार भी आने लगे, फिर और भी बहुत सारे टेक्नीशियन भी इस फिल्म ने दिए थे हमारे भारत को। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो स्टार विट्ठल ने किया मुकदमा। ठीक है, अब इसमें जो कलाकार थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था विट्ठल। तो इन्होंने मुकदमा भी किया था। तो मुकदमा क्यों किया है, अब ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब आगे देखें इसमें। तो फिल्म आलम आरा अरेबियन नाइट्स जैसी ही फैंटेसी फिल्म थी। आ रहा समझ में। अब ये जो फिल्म आलम आरा थी तो यह किस पर आधारित थी या कैसी फिल्म थी, तो अरेबियन नाइट्स एक फिल्म थी, उसके जैसी फिल्म ये भी थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया फैंटेसी। तो फैंटेसी का मतलब हो जाता है कल्पना। मतलब जो आलम आरा फिल्म बनाई गई थी ये कैसी है, काल्पनिक फिल्म है। तो ऐसे आज हम देखते हैं कि जितनी भी फिल्में बनती हैं, नाटक बनते हैं, तो कुछ सत्य घटना पर आधारित होती है और कुछ काल्पनिक होती है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल से बनी लोकप्रिय हिंदुस्तानी भाषा को अपनाया जाता था। फिल्मों में कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो हमारे भारत में हिंदी और उर्दू दोनों से मिलकर जो भाषा बनती है उसे कहा जाता है हिंदुस्तानी। फिल्म में इसी हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसकी नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल थे। अब जो फिल्म बनाई जाती है आलम आरा, तो इसके नायक कौन थे, तो इसके नायक थे विट्ठल, और नायिका का नाम क्या था, तो नायिका का नाम याद रखना है आपको जुबैदा। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद फिर उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले स्टार विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। अब ये जो विट्ठल थे, नायक थे, अभिनेता थे, ये फिल्मों में एक्टिंग अच्छी करते थे, परंतु इनके साथ दिक्कत ये थी कि इनको उर्दू नहीं आती थी, उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। तो फिर क्या हुआ, तो जब इनको उर्दू बोलने में परेशानी होती थी तो इसी कारण उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया जाता है। ठीक है, अब जो विट्ठल थे तो विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, तो इनकी जगह महबूब एक नायक को फिल्मों में काम करने के लिए रख लिया जाता है। फिर किसको मना कह दिया जाता है, तो विट्ठल को, और विट्ठल नाराज हो जाते हैं। आ रहा समझ में। अब इसी विट्ठल ने फिर अपना हक पाने के लिए मुकदमा भी किया था, मतलब इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी से ये मुकदमा जीत गए थे। अब इनका केस किसने लड़ा था, किसका, विट्ठल का। तो विट्ठल जो नायक थे, अभिनेता थे, इनका केस हमारे भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। और ये मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना हमारे भारत के ही व्यक्ति थे, परंतु ध्यान रखना पाकिस्तान की मांग सबसे पहले इन्होंने रखी थी और फिर बाद में पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे ये, तो इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका केस लड़ा था विट्ठल का, और विट्ठल मुकदमा जीत जाते हैं, केस जीत जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिल्म के नायक बने
और केस जीत जाते हैं, और केस जीतने के बाद ये फिल्म के स्टार भी बन जाते हैं, नायक बन जाते हैं। इसके बाद फिर देखिए आगे कि वे लंबे समय तक फिल्मों में सक्रिय रहे हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो जो विट्ठल थे ये लंबे समय तक फिल्म में काम करते रहे थे और काफ़ी प्रसिद्धि इन्हें भी प्राप्त हुई थी। इसके बाद फिर आलम आरा फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी और भी जैसे नेता थे इसमें। लेकिन इसमें जो मेन हीरो था, तो मेन हीरो कौन था? विट्ठल। बाकी इसके बाद में कलाकार कौन कौन थे, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है आलम आरा के। तो सोहराब मोदी था, पृथ्वीराज कपूर था, इसके बाद याकूब था और जगदीश सेठी जैसे और भी कई कलाकार इसमें कार्य कर चुके थे। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है इन सभी का। अब आगे देखिए, इसमें पहली सवाक फिल्म आलम आरा। ठीक है, सवाक का मतलब होता है बोलती फिल्म, तो ऐसे बोलती फिल्म हमारे भारत की पहली है आलम आरा। इसका प्रदर्शन कब हुआ था? तो इस फिल्म का प्रदर्शन, आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे भारत में जो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, इसका प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में किया गया था, मैजेस्टिक सिनेमा में। उस सिनेमा का नाम क्या था? मैजेस्टिक। वहाँ पर इसका प्रदर्शन हुआ था और 8 हफ्तों तक इस फिल्म में लगातार हाउसफुल चला था। आ रहा समझ में? ये जो सिनेमा था मैजेस्टिक सिनेमा, जब फिल्म रिलीज होती है तो 8 हफ्तों तक लगातार हाउसफुल चला था। यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ती थी कि जो पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों के द्वारा इन भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। दर्शकों के लिए यह अनोखा अनुभव था। दर्शकों ने मतलब जो फिल्म देखने वाले थे, तो उन्होंने ऐसी बोलती फिल्म पहली बार देखी। आज हम जो फिल्म देखते हैं जिसमें आवाज़ हमें क्लियर सुनाई देती है, ऐसी फिल्मों में आवाज़ पहले नहीं आती थी। तो जब दर्शकों ने मतलब देखने वालों ने ऐसी फिल्म देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और ऐसे बोलती फिल्म देखने का पहला उनका यह अनुभव था। ठीक है, इसके बाद फिर यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, जिसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो आलम आरा फिल्म रिलीज हुई थी, तो आपने देखा होगा पहले कि पहले जो फिल्म आती थी या गाने हम सुनते थे तो एक कैसेट होती थी, और कैसेट में रील लगी रहती थी, और रील की लंबाई काफ़ी लंबी होती थी। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो फिल्म थी, तो इस फिल्म में इसकी लंबाई कितनी थी? तो इस फिल्म की लंबाई 10,000 फुट थी। इसकी जो रील थी उसकी लंबाई कितनी थी? 10,000 फुट लंबी थी ये। आ रहा समझ में? जिसे कितने महीनों में तैयार किया गया था? तो इसे 4 महीनों में तैयार किया गया था। इसके बाद फिर आगे देखिए कि सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया था। मतलब जब हमारे भारत में बोलती फिल्में बनने लगी, तो इन बोलती फिल्मों में किसका हम उपयोग करते थे, या जो हमारे निर्माता थे किस पर आधारित ये फिल्में बनाते थे? तो जो पुरानी कथाएं होती थी, तो पुरानी कथाओं पर आधारित ये फिल्में बनाई जाने लगी। फिर इसके बाद हमारे भारत में जो पारसी रंगमंच के नाटक होते थे, तो उन नाटकों के आधार पर इन फिल्मों का निर्माण किया जाने लगा। उसके बाद फिर जो अरबी प्रेम कथाएँ होती थी, उन पर आधारित ये फिल्में बनाई जाने लगी। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो फिल्में बनाई जाती हैं, तो किसी न किसी घटना पर आधारित होती है, किसी राजा रानी का रोल उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये फिल्में हमारे भारत में बनाई जाने लगी थी। इसके बाद में इनके अलावा सामाजिक महत्व की फिल्में भी बनाई जाने लगी, और इस सामाजिक फिल्म का नाम था खुदा की शान। ठीक है, तो हमारे भारत में जो फिल्में बनाई जाने लगी, तो कुछ सामाजिक महत्व वाली, मतलब समाज का भी महत्व उसमें होता है। तो ऐसे समाज के महत्व वाली फिल्मों में जो फिल्म बनाई गई थी उसका नाम था खुदा की शान, जिसका एक किरदार गांधी जी के जैसा भी था। ठीक है, तो हमारे भारत में गांधी जी क्या थे? तो हमारे भारत में गांधी जी ने समाज को सुधारने के लिए बहुत कार्य किया था। ठीक है, तो एक प्रकार से समाज सुधारक भी थे हमारे भारत में गांधी जी। तो इसमें एक व्यक्ति ने किरदार किया था जिसने गांधी जी का रोल भी किया था। इसके बाद फिर जिस पर ब्रिटिश सरकार की तीखी नज़र थी, और यह फिल्म जब हमारे भारत में रिलीज हुई थी, कौन सी? खुदा की शान। तो इस फिल्म पर अंग्रेज सरकार की नज़र बहुत ज़्यादा थी। क्यों?
क्योंकि अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि इस फिल्म में हमारी बुराई बताई गई होगी। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार की आलोचना हो या ऐसा तो नहीं कोई ऐसा रोल निभाया हो, किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई किरदार निभाया हो जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ में हो, बिल्कुल आ रहा समझ। फिल्म में कोई ऐसी स्टोरी तो नहीं है जो ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसलिए ये ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज सरकार इन फिल्मों पर नज़र रखती थी। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें सिनेमा के बोलना सीखने के बाद क्या होता है हमारे भारत में, तो देखिए इसमें, तो सिनेमा के बोलना सीखने के बाद सबाक फिल्मों का निर्माण शुरू होने के बाद हमारे भारत में पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत शुरू हुई। मतलब इससे पहले हम देखते थे कि हमारे भारत में जो आलम आरा फिल्म बनी थी उससे पहले क्या होता था कि किसी को भी ले लेते थे, लेकिन जब आलम आरा फिल्म रिलीज हुई, भारत में आज़ादी मिली, ठीक है, या भारत में हमें आज़ादी प्राप्त होती है, तो फिर उसके बाद में हमारे भारत में ये फिल्मों का निर्माण कैसे होता था, तो अब अनपढ़ अभिनेता नेत्री को नहीं लेते थे, अब कैसे लेने लगे, पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों को इसमें फिल्मों में लिया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद उन्हें अभिनय का मतलब होता है रोल करना, तो जो भी व्यक्ति इसमें रोल करता है, जो हीरो रोल करता है उसको कहा जाता है अभिनय। ठीक है, और जो हीरोपन इंग्लिश में कहते हैं उसे कहते हैं नायक, है ना, या अभिनेता कहते हैं। तो उन्हें अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना रहता था और गायन प्रतिभा की भी कद्र बढ़ गई थी। अब ये जितने भी अभिनेता थे अभिनेत्री थे तो इन्हें डायलॉग बोलना पड़ता है, हमारा समझ में, संवाद को इंग्लिश में कहते हैं डायलॉग। ठीक है, तो ये जो अभिनेता और अभिनेत्री होते थे तो पढ़े लिखे अगर हैं तो उन्हें संवाद बोलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। फिर इसके बाद में जो संगीतकार थे तो संगीतकार की भी कद्र बढ़ गई, कद्र का मतलब होता है उनकी भी इज्जत, उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और इन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगता है, समाज में इनकी इज्जत बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में पर्दे पर गायक अभिनेता नज़र आने लगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो गायक कलाकार थे इनकी भी और कद्र बढ़ने लगी, इनकी भी इज्जत बढ़ने लगी, आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में एक नई तरह की आज़ादी में सिनेमा ज़्यादा देसी हो गया था। फिर हमारे भारत में धीरे धीरे सिनेमा का विकास तेज़ी से होने लगा और एक नई दिशा में इसने प्रगति करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस युग के दर्शकों पर खूब पड़ा था। अब जो भी इस समय गायक कलाकार होते थे, अभिनेता होते थे, अभिनेत्री होती थी, ठीक है, ये लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे, मतलब लोग इन्हें पसंद करने लगे। आज भी हम देखते हैं जैसे फिल्मों में जो हीरो फेमस होता है, लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय होता है, उसकी समाज में इज्जत होती है कि नहीं होती है। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के तो कुछ पसंदीदा हीरो हीरोइन रहते हैं। किसी का पसंदीदा हीरो सलमान खान है, किसी का पसंदीदा हीरो अजय देवगन है, किसी का पसंदीदा हीरो अक्षय कुमार है, आ रहा समझ में, किसी की पसंदीदा हीरोइन रहती है। ठीक है, तो ऐसे उस समय हम देखते हैं कि जो अभिनेता थे अभिनेत्री थे ये उस समय बहुत लोकप्रिय होने लगे, आ रहा समझ में, और समाज में इनकी प्रतिष्ठा, इनकी इज्जत बहुत बढ़ गई थी, आ रहा समझ में। अब इसके बाद देखिए आर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। तो जो आर्देशिर ईरानी थे इन्होंने फिर फिल्मों का निर्माण किया था, ये डायरेक्टर थे, फिल्म निर्माता थे। अब इन्होंने जब फिल्म बनाना शुरू किया था तो इनके साथ में या इनकी फिल्मों में कई ईरानी कलाकारों ने भी कार्य किया था या अभिनय किया था। अभिनय का मतलब होता है रोल करना, तो बहुत सारे ईरानी लोग भी थे जिन्होंने इनकी फिल्म में भी रोल किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आलम आरा फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, एशिया के लोगों के द्वारा भी बहुत पसंद की गई थी। तो आलम आरा फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो हमारे भारत में तो प्रसिद्ध हुई थी और भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश जैसे बर्मा, जिसको आज वर्तमान में हम म्यांमार कहते हैं, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, ठीक है, इसके अलावा और भी एशिया के जो कई देश हैं वहाँ पर लोगों के द्वारा इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, तो फाल्के का पूरा नाम था दादा साहब फाल्के। तो हमारे भारत में
फिल्म को जो बनाया था तो बनाने का कार्य सबसे पहले हमारे भारत में दादा साहब फाल्के ने किया था, ठीक है। और दादा साहब फाल्के के द्वारा जो फिल्म बनाई गई थी उसका नाम था हरिश्चंद्र। लेकिन यह फिल्म मूक फिल्म थी, गूंगी फिल्म थी, इसमें कुछ आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती थी। लेकिन जो आलम आरा फिल्म है यह भारत की पहली बोलती फिल्म है और इसके निर्माता कौन है? आर्देशिर ईरानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, इसके बाद में सवाक सिनेमा के जनक आर्देशिर ईरानी, इनकी उपलब्धि अपनाना ही था, ठीक है। तो ये दोनों ने ही फिल्मों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसी के बाद से फिर इन्हीं के बाद से हमारे भारत में ये फिल्मों का दौर बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ से सिनेमा के एक नए युग का सूत्रपात भी हो चुका था और इन लोगों ने जब फिल्मों को बनाई थी, फिल्म का इन्होंने निर्माण किया था, तो फिर इनके समय से या इनके समय के बाद से हमारे भारत में फिल्मों का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ और आज हम देखते हैं कि फिल्म ने एक उद्योग का रूप धारण कर लिया है। हमारा समझ में जो फिल्म सेक्टर होता है तो आज यह क्या है? एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर चुका है। तो इससे लोगों को बहुत आय प्राप्त होती है। तो देखा होगा आपने कि जब कोई सी फिल्म रिलीज होती है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है तो करोड़ों रुपए का इनका कार्य हो जाता है, करोड़ों रुपए की इनकम होती है। उदाहरण के लिए जैसे बाहुबली फिल्म आई थी, तो बाहुबली फिल्म जब आती है तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आय प्राप्त करने वाली या सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी वो बाहुबली, ठीक है। तो ऐसा हम देखते हैं कि इसमें जो फिल्म निर्माता होता है, इसके बाद फिल्म अभिनेता होता है, अभिनेत्री होते हैं, गायक कलाकार होते हैं, इन सभी लोगों को इनको आर्थिक रूप से लाभ होता है। और आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो फिल्में बनाई जाती है ये फिल्में पूरे विश्व में देखी जाती है और फिल्म के सेक्टर में भी हमारा बहुत बड़ा नाम हो चुका है और फिल्मों में नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। और एक से बढ़कर एक कार्यक्रम इसमें दिखाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर सिनेमा ने जब बोलना सीखा ये पार्ट आपका समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के लेक्चर जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम जल्द ही आपके लिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। जय हिंद।